बच्चों, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब कोई भी एक जमीन मान लीजिए। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा कि इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो यहां से लग रहा है F1, ठीक है ना, और बच्चा एक फोर्स यहां से लग रहा है F2। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात। एक ब्लॉक है बेटा, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है ऊपर की तरफ और एक लग रहा है आगे की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना और मुझे ये बताइए कि जो ब्लॉक है बेटा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या फिर ये ब्लॉक सीधा जाएगा? तो बेटा अगर आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक ऊपर जाएगा या फिर ब्लॉक सीधा जाएगा, तो दोनों का ही जवाब गलत है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है बेटा ना तो ऊपर जाने वाला है ना ही सीधा जाने वाला है। ये जो ब्लॉक है बेटा वो कुछ तिरछा जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये जो है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ब्लॉक। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक पर एक ही टाइम पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों जो फोर्स है वो अपना असर यहां पर दिखाएंगे। F1 भी अपना असर दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, और F2 भी बेटा अपना इफेक्ट यहां पर दिखाएगा ब्लॉक के ऊपर। तो द ब्लॉक विल मूव इन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू। बात समझ में आ गई? इन दोनों फोर्सेस का F1 और F2 को मिलाकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में जो है आपका ब्लॉक मूव करेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोबारा से समझ लीजिए बेटा, एक ब्लॉक है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स सीधा सीधा लग रहा है। तो ब्लॉक कहां मूव करेगा? देखो बेटा, ना तो ब्लॉक सीधा जाएगा ना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा। ब्लॉक जो है इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर एक फोर्स बन जाएगा, ये तिरछा। इस डायरेक्शन में ब्लॉक आपका मूव करेगा। बात समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो, समझ में आई नहीं आई? तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है और जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं फहद नकवी और आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। तो जल्दी से बेटा आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है बेटा, जो आपका टॉपिक है आज का, दिस इज एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर्स वेक्टर्स क्वांटिटीज जो होती हैं उनको ऐड करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनको हम बिल्कुल स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। जैसे बचपन से आज तक आप लोग ये सुनते हुए आ रहे होंगे बेटा, दैट 2 + 2 = 4। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं बेटा। ठीक है ना? 5 - 3 = 2 होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। लेकिन वेक्टर में ये सारी चीजें यूज नहीं होने वाली। वेक्टर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, वेक्टर्स के फंडे बिल्कुल अलग हैं बेटा, इस चीज को याद रखिएगा आप। अब जब ये चीज यूज नहीं होने वाली तो वेक्टर में क्या यूज होगा वही हम पढ़ेंगे बेटा, इस चीज को याद रखिए। क्योंकि वेक्टर में लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो होता है डायरेक्शन। अब स्केलर में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। 2 एक स्केलर है, 2 एक स्केलर है, दोनों डायरेक्टली ऐड हो गई, 4 आ गया रिजल्ट आपका। इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, 5 था, 5 एक स्केलर है, 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 बचा आपका, ये भी एक स्केलर है बेटा। तो उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जब आप वेक्टर्स में डील करते हो ना, तो वहां पर डायरेक्शन आ जाता है, तो डायरेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो इसी डायरेक्शन की ही वजह से पूरा का पूरा वेक्टर जो है उसके लिए एक अलग अलजेब्रा डिजाइन की गई है, और वेक्टर्स का एडिशन जो है उसी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज के इस लेक्चर में हम वही अलजेब्रा सीखने वाले हैं कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, जैसे अभी पिछले कुछ देर पहले दो फोर्सेस गिवन थे, तो उन दोनों फोर्सेस को हम ऐड किस तरह से करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलिए बेटा, हेडिंग आप लोगों ने लिख ली होगी, नोट साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। ठीक है ना? बिना नोट से कुछ भी नहीं है। और अगर आप में से कोई अगर आलसी लोग हैं बेटा, तो हम तक कांटेक्ट करिए। हम लोगों के पास 9 to 12 सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तो आप वो लोग बाय कर सकते हैं। तो 2 + 2 = 4, 5 - 3 = 2। ठीक है, तो अब हम बेटा तरीका सीखेंगे वेक्टर्स को ऐड करने का। तो वेक्टर्स को ऐड करने के बेटा दो लॉज हैं जो आप लोगों ने बुक में देखे होंगे, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ और एक होता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे तो दोनों अलग लॉज हैं। ठीक है ना? मैथमेटिकली दोनों का आंसर सेम आता है। तो सबसे पहले बेटा मैं डील करूंगा आपका पैरालेलोग्राम लॉ। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है बेटा। ठीक है ना? केवल समझने के लिए है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, मान लीजिए दो वेक्टर्स गिवन है आपको। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर का मतलब ये ए जो है कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस तरह से है, उसका डायरेक्शन है उस तरफ। ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात। ठीक है ना? और मान लीजिए बेटा ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं,
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये एरोज जो है इनका क्या मतलब है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि एरो का मतलब क्या होता है, तो आप लोग वो देख सकते हैं, वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एरो जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बात समझ में आ गई। अब ये दो वेक्टर हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है ना। तो उस एडिशन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बेटा हम लोग। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, ये जो वेक्टर है आपका, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इन्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे बेटा, एक काम करो, इस बी वेक्टर को उठाकर सीधा यहां रख दो ए के ऊपर, ध्यान से सुनिए, इस बी वेक्टर को उठाकर सीधा ए के ऊपर रख दीजिए बेटा। तो एज इट इज मैंने क्या करा, बी को उठाकर ए के ऊपर रख दिया। तो देखो बी पहले यहां पर था, अब उठ के कहां पर आ गया, ए के ऊपर। बात समझ में आ गई। इस चीज को बोलते हैं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग जो है बेटा कभी भी वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होती है बेटा, देखो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एक वेक्टर को उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो, शर्त यह है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बी को उठाकर यहां पर रख दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा बनेगा ये बी, ये, ठीक है बेटा, बी को उठाकर मैंने यहां रख दिया, तो बी को उठाया यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर मैं बी का डायरेक्शन थोड़ा बहुत भी चेंज कर रहा हूं तब वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा ओरिएंटेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन बात लौट फिर कर वहीं आ जाती है बेटा, क्योंकि वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, आप किसी भी एक वेक्टर को उठाकर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई। तो बी को हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया ए के साथ। अब देखो ए और बी का टेल से टेल कनेक्टेड है बेटा, है या नहीं है, सारे लोगों को दिख रहा होगा, बी और ए की टेल से टेल क्या है बेटा, कनेक्टेड है। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स की टेल से टेल कनेक्टेड होगी तब हम वहां पर कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। इसमें लिख देना बेटा, यहां पर क्या कनेक्ट होना चाहिए, टेल से टेल, टेल टू टेल कनेक्शन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा बेटा आप लोग, टेल टू टेल कनेक्शन। और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा है कि वीडियो लंबी हो जाती है या कुछ थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, तो आप एक काम करिएगा, 1.25x या फिर 1.5x पर वीडियो देखिएगा, चीजें भी समझ में आएंगी और आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो 1.5x पर कर लीजिए सारे लोग अपनी वीडियो को, ठीक है ना। तो ए और बी दो वेक्टर हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, ये वाला पार्ट वेक्टर का टेल कहलाता है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटा मान लो ये कोई थीटा एंगल बन रहा है, थीटा जानते हो सारे लोग, 10th क्लास याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही है ठीक है। अब आप में से जो बायो वाले बच्चे मुझे सोचते होंगे, अरे सर मैथ ना पढ़नी पड़े इस वजह से तो बायो ली थी, लेकिन ये आपका भ्रम है बेटा, जब तक फिजिक्स है तब तक मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका थीटा आ गया ए और बी के बीच में, कोई डाउट किसी को। अब क्या करेंगे बेटा, हम एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अपनी तरफ से ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, देखो। अब ये देखो पैरेललोग्राम बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ये वाली साइड होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। और जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ये वाली साइड होगी। ये वाली साइड कितनी है ए, तो ये वाली साइड भी ए, ये वाली साइड कितनी है बी, तो ये वाली साइड भी बी, ठीक है। अब बेटा देखो ए और बी ये दो वेक्टर्स हैं, जब आप इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करेंगे ए प्लस बी वेक्टर, तो आपको मिलेगा आर वेक्टर, और आर वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू आर वेक्टर। और आर वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये होगा आपका आर वेक्टर। तो एक चीज को याद रखिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है पैरेललोग्राम का लॉन्गेस्ट डायगोनल। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चाहो तो लिख लेना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। देखो दो डायगोनल है, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, तो ये वाला डायगोनल नहीं लेना है, ठीक है ना। जिस पॉइंट से आपके दोनों के दोनों वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उसी पॉइंट से आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी ओरिजिनेट होगा, ठीक है। ए भी यहां से ओरिजिन हो रहा है, बी का ओरिजिन भी यहां से, तो आर का ओरिजिन भी यहां से होगा, इस चीज को याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आर वेक्टर। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, लेकिन इस चीज को आप फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते, ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना वेक्टर का, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स या फिर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इससे आपका एनालिटिकल मेथड नहीं होने वाला है, या फिर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे इस फॉर्मूले से। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब
हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा एक काम करिए आप लोग, ठीक है ना, काम ये करिएगा कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए। दिख रहा है फिगर? थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। और इसका नामकरण कर दीजिए, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस एंड दिस पॉइंट इज टी, पी क्यू आर एस टी। ये आपने नेमकरण कर दिया सबका, ठीक है, नेमकरण। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आपने, तो ये एंगल कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री का। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये फिगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, पीटी जो साइड है आपकी पीटी, और कौन सी साइड है? एस क्यू। क्या ये दोनों साइड्स बेटा पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं होती या आपस में नहीं मिलती। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब क्लास 9 का बेटा आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स याद करिए। ये एंगल थीटा है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये उन पर एक ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल जो है उसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एंगल थीटा होता है तो बेटा ये वाला एंगल भी तो थीटा होता है। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ठीक उसी तरह जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा बेटा। देखो ये और ये पैरेलल लाइन, एक और एक दो, ये दो पैरेलल लाइन हो गई बेटा, और ये उन पर क्या बन गई? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाली लाइन है आपकी ए वेक्टर और ये वाली लाइन है आपकी बी वेक्टर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा आपका? थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर मुझे समझाना था। ठीक है बेटा, तो ये थीटा हमने प्रूव कर दिया। अब इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, और कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, तो इन ट्रायंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर ट्रायंगल सबको दिख रहा है बेटा। इसमें सबसे पहले आप लोग लगा दीजिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर, तो एस आर आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है? 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड। वही बच्चों वाली चीज है, लेकिन दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कुछ भी नहीं जानते, तो मैं फ्रॉम दी बेस पढ़ाऊंगा आपको। कोई चीज समझ में ना आए बेटा, बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। क्लियर है बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली एंगल होती है बेटा आपकी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगी एस क्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से एस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस आर विल बी इक्वल टू एस क्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटा? मैं समझता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाओ, थोड़ा सा क्या, ये जो एस क्यू है बेटा, ये एस क्यू क्या बी के बराबर नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मैं एस क्यू की जगह बी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। ठीक है ना, तो एस आर का फॉर्मूला बन जाएगा एस आर बराबर बी साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा बेटा। एस आर की वैल्यू कितनी आ गई? एस आर की वैल्यू आ गई आपके सामने बी साइन थीटा। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने देखा था ना, जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ये वाली साइड होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम बनना है ना, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। अब इसी ट्रायंगल में बेटा, इन द सेम ट्रायंगल, ठीक है, आप लोग कॉस थीटा फाइंड कर लो। क्या फाइंड करना है बेटा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा? क्यू आर, और हाइपोटेनियस अगेन कितनी हो जाएगी? एस क्यू। ठीक है, तो कॉस थीटा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्यू आर बराबर एस क्यू कॉस थीटा। एस क्यू अगेन क्या है आपका? एस क्यू की वैल्यू अभी तो बताई तुम्हें, एस क्यू किसके बराबर है? बी के बराबर। तो एस क्यू की जगह बी लिख दो आप लोग। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू आर बराबर बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, बोलते रहा करो। ठीक है, क्यू आर बराबर बी कॉस थीटा, दोनों चीज आ गई बेटा। हम लोगों ने एस आर भी फाइंड कर ली और क्यू आर भी फाइंड कर ली। ठीक है ना, दोनों साइड्स हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब बेटा एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज है इसमें। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, ट्रायंगल एस पी आर। ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, एस पी आर, एस पी आर, एस पी आर, एस पी आर, एस पी आर। दिख रहा है बेटा? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल है। तो इन ट्रायंगल, अब लिखो बेटा, इन ट्रायंगल एस पी आर, ट्रायंगल एस पी आर में क्या लगाना है हमें? पीजीटी। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं बेटा, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अरे वही 7th क्लास वाली यार, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस यानी पीएस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी पीआर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्योंकि एस पी आर ट्रायंगल में पीएस आपकी हाइपोटेनियस, पीआर आपकी बेस और एस आर आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो पीएस किसके बराबर है? पीएस जो है वो आर के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो पीएस की जगह आर लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर
बराबर आर स्क्वायर फिर भी इक्वल टू पी आर, पी आर, ठीक है ना। क्या पी आर को मैं पी क्यू प्लस क्यू आर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या मैं पी आर को पी क्यू प्लस क्यू आर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पी आर की जगह लिख दो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस एस आर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देखो आर स्क्वायर तो आपका एज इट इज आएगा नेक्स्ट स्टेप में। इस पी क्यू की जगह क्या मैं ए लिख सकता हूं? पी क्यू किसके बराबर है? ए के, तो पी क्यू की जगह ए लिख दो बेटा, प्लस जो आपका क्यू आर है वो अभी फाइंड किया है आपने, कितना है? बी कॉस थीटा। तो क्यू आर की जगह आप लिख दो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, कितनी है? बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा किसी को यहां तक? वैसे आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसानी से चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हम लोगों ने। एस आर की वैल्यू अभी निकाली थी ना हमने, कितनी निकाली थी? बी साइन थीटा, तो एस आर की जगह बी साइन थीटा पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, अब देखो क्या मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ यार। देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज को याद रखना, बी कॉस थीटा का स्क्वायर होगा ना, तो बी पर भी स्क्वायर आएगा और कॉस थीटा पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab भी तो आएगा, ठीक है, बिल्कुल आ गया। प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए सर, कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या बेटा मैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दूं? क्यों? क्योंकि यहां से बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर क्या बनेगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म में से मैंने बी स्क्वायर को बाहर ले लिया। देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस आपका आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने आराम से आप पढ़ा रहे हैं। ये किसके बराबर होता है? अरे यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10th में पढ़ा है हम लोगों ने। ये पूरा टर्म हो गया 1 के बराबर, तो इसकी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर रहेगा। तो आपके सामने आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर पे से स्क्वायर हटेगा नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, तो ये रह जाएगा केवल आर, और ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ रहे हैं? तो ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। बहुत ही ज्यादा बेटा, इस फॉर्मूले को एक डिब्बे में बंद कर लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी 11th में पूरी 12th में आपको काम में आएगा ये। क्योंकि अब ज्यादातर आप लोग डील करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज से, और हर जगह पर उन वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन की जरूरत आपको पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन है वो उन दोनों के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ वो इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स का आपस में ओरिएंटेशन कितना है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपस में एंगल कितना है। बात समझ में आ रही है बेटा? इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसे हम डायरेक्टली स्केलर्स को ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 = 4, वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, एक 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, जरूरी नहीं है कि वो 5 मीटर पर सेकंड हो। हमें ये भी देखना है उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, उनका डायरेक्शन कितना है, उसी हिसाब से वो ऐड होंगे बेटा विद दिस फॉर्मूला। सो आई होप आपके अब ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा ये कंसेप्ट है वेक्टर का, अब बात समझ में आ रही है कि इतनी आसानी से क्यों नहीं ऐड होते हैं वो, क्योंकि फॉर्मूले अलग है ना। तो बेटा सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, थोड़ी सी वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, मैं हट रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो अब देखो ध्यान से, एडिशन ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, और वो फॉर्मूला निकल कर आया था हमारे पास, एक बार मैं लिख देता हूं, आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस चीज को याद रखिएगा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला बेटा, ये हमेशा रटा होना चाहिए आपको, जैसे आपको अपना नाम याद है ना, ऐसे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए,
ठीक है ना। मैंने अगेन बताया था आपको, कभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये फॉर्मूला पूरे 11th में और पूरे 12th में आपके काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने नाम की तरह याद होना चाहिए बेटा सबको, ठीक है। अब एक चीज और आती है भाई, सी एस यूज करो। सी एस, सी एस जानते हो क्या होता है? सी एस बेटा कंप्यूटर साइंस नहीं, सी एस का मतलब होता है कॉमन सेंस, जो बाजार में नहीं मिलता। सी एस यूज करिए बेटा। ये जो आपने निकाला है आर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या मिलेगा? वेक्टर। जिस तरह दो इंसान, समझ गए ना, दो इंसान जब मेट करेंगे तो एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, तो जो वेक्टर जब ऐड होंगे तो भी तो वेक्टर ही मिलेगा आपको। तो ये जो आर है बेटा, ये क्या है? एक वेक्टर। और अगर ये आर एक वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, ये जो निकल कर आया है ये है बेटा आर का मैग्नीट्यूड। तो फिर आर का डायरेक्शन क्या होगा? निकाल लेते हैं क्या होगा। ये जो आर है बेटा, ये ए वेक्टर के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, यही आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है ना। जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो तो अल्फा ही मैं ले लूंगा एंगल, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर के साथ, बी के साथ बात नहीं कर रहे हैं हम, किसके साथ बात कर रहे हैं? ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अब थीटा मत बोल देना, देखो थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, और अल्फा जो है वो ए और आर के बीच का एंगल है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अल्फा है तो यहां पर टेन अल्फा निकाल लीजिए आप लोग। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एस आर, ठीक है ना। एस आर अपॉन बेस कितना हो जाएगा आपका? पी आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। और एस आर की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो बेटा, ठीक है ना। तो टेन अल्फा क्या निकल कर आ जाएगा? एस आर की वैल्यू कितनी आई थी? बी साइन थीटा अपॉन पी आर कितना हो जाएगा? क्या मैं पी आर को पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकता हूं? पी क्यू प्लस क्यू आर, देखो पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, ठीक है ना। तो टेन अल्फा यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू की जगह ए लिख सकते हैं। पी क्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। ए प्लस क्यू आर किसके बराबर था? बी कॉस थीटा के बराबर था, ठीक है ना। तो ये आपके सामने निकल कर आता है टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इससे आप डायरेक्शन निकाल लोगे। देखो डायरेक्शन का मतलब हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होगा। डायरेक्शन का मतलब एंगल भी होता है, एंगल भी तो डायरेक्शन ही बताता है। बताता है नहीं बताता है कि यहाँ से कितने एंगल पर हमें जाना है, तब हम वहां पहुंचेंगे। तो ए से कितने एंगल पर आर है, तो ये भी तो डायरेक्शन ही हुआ आर का। अब यहाँ ईस्ट वेस्ट के टर्म में तो निकाल नहीं सकते, तो हमने एंगल के टर्म में निकाल लिया, है ना। हमें तो डायरेक्शन चाहिए, आप कैसे भी निकाल लो। तो ये भी क्या है बेटा? एक तरीका है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात, ठीक है। तो इसको भी बेटा जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हो गया नोट? ठीक है बेटा, मैं मिटा रहा हूँ इस चीज को अब, ठीक है। तो ये आपका हो गया था बेटा डायरेक्शन। अब बेटा इसके बाद क्या आएगा आपका? जो वेक्टर एडिशन है, देखो वेक्टर एडिशन का मतलब दो वेक्टर्स का ऐड होना। तो दो वेक्टर्स का ऐड होना, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, और आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये जो रिजल्टेंट होता है ये ए पर डिपेंड करता है। ए का मतलब पहले मैग्नीट्यूड, सॉरी पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर। बी पर डिपेंड करता है दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जिस पर वेक्टर एडिशन डिपेंड करता है, वो है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से डिपेंड करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है ना। तो मैं इनको पॉइंट्स करके लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पॉइंट्स ये हैं, नंबर वन, अगर व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, आर इन सेम डायरेक्शन। इस चीज को याद रखिएगा बेटा, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर ऐसे ट्यूं और दूसरा वेक्टर ऐसे ट्यूं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा? अरे दो चीजें जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके बीच में एंगल जीरो होता है। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। पक्की बात। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस जीरो की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अरे बोलो भाई, पक्की बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई थी? 1 की। और 1 को 2ab से मल्टीप्लाई करोगे 1 रहेगा वो, ठीक है। अब आर की जो वैल्यू है बेटा, आर विल बी इक्वल टू, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है आपको? अरे यार कुछ तो जाना पहचाना लग रहा होगा, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास सब में पढ़ी है आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़कर लिखते थे, हम इसको जोड़कर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो क्या मैं इसको रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो देखो रूट है और स्क्वायर है, दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली ए प्लस बी। जरा ध्यान देखो, ध्यान देखो। अरे सर अभी तो आपने बोला था आर इक्वल टू ए प्लस बी हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो इस्तेमाल में आ रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पर आर के ऊपर एरो नहीं लगा है, ए के ऊपर एरो नहीं लगा है, बी के ऊपर एरो नहीं लगा है। तो बेटा ये जो है आर, ये केवल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ए केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, बी केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर आर वेक्टर और आर, इन दोनों में फर्क है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस ये है। आर वेक्टर का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। और आर का मतलब ये आर जो है इसका मैग्नीट्यूड है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। इस आर को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। और ये जो आर है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। अब एक सवाल और आता है कि सर ये जो आर है क्या ये स्केलर है? नहीं, स्केलर नहीं है अब भी वेक्टर, लेकिन वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड से डील कर रहा है, डायरेक्शन से डील नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये आर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। ये जो है आर, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसी वेक्टर क्वांटिटी का। तो वही चीज है कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। कहने का मकसद यह है बेटा कि जब कभी भी दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो निकाला जाएगा दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड करने से। आप डायरेक्टली ऐड कर दो तब उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल करवाता हूं आपको यहां पर। ठीक है, एग्जांपल है बेटा, एक फोर्स है ये कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। और एक फोर्स है सेम डायरेक्शन में कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का। ठीक है, एक फोर्स है 2 न्यूटन का, एक फोर्स है 3 न्यूटन का, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, यहां पर सेम है। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा आपको, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, अब अगेन कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो स्केलर की तरह हो रहा है। बिल्कुल स्केलर की तरह हो रहा है, लेकिन इसका जो वेक्टर ओरिएंटेशन था वो तो हम लोग कर चुके हैं ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है, 0, cos 0 की वैल्यू 1। सॉल्व करोगे तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई उसकी, ये आपको याद होना चाहिए। कंपटीशन में यही काम आता है। अगर आप लोग नीट देने जाओगे, जेई देने जाओगे बेटा, तो वहां पर हर चीज सॉल्व करके थोड़ी ना देखोगे, वहां पर तो कुछ चीजें पहले से याद होनी चाहिए, प्री कुक्ड फूड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ढाबा खोलना पड़ेगा आपको, इस चीज को याद रखना। तो ये प्री कुक्ड फूड है आपका, पहले से याद होना चाहिए। आगे नीचे के दो वेक्टर एक डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, खत्म कहानी। दो वेक्टर एक डायरेक्शन में, 2 प्लस 3 5 न्यूटन। अब बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया? वैसे ना आए इसकी गारंटी बहुत कम है, बट फिर भी बेटा नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो बेटा अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को रह गई है तो बिल्कुल बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये था पहला केस, अगर दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में है। दूसरा केस बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा आपका, ठीक है, दूसरा केस ये बनेगा आपका कि अगर दो वेक्टर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। अब जरा एक बात बताओ, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर है ए से, आई वेक्टर, और एक वेक्टर है आई से, बी वेक्टर। ठीक है बेटा, और मेरा अंदर का कभी कभी शेख जाग जाता है बेटा, है ना, तो वल्लाह हबीबी वाली चीजें आ जाती है निकल के। ठीक है, तो एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। बेटा ध्यान दो, दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हैं। इनके बीच में एंगल कितना बनना है, देखो एक वेक्टर जा रहा है इधर, एक वेक्टर जा रहा है इधर, कितने डिग्री का एंगल बनना है, 180 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनना है बेटा, ये 180 डिग्री का। यही तो होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। तो एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री बेटा। और cos 180 की वैल्यू, अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, क्योंकि मजाक थोड़ी चल रहा है। हमने तो 10th में 90 तक पढ़ी है, पढ़ी होंगी, बट यहाँ पर आपको 90 से आगे पढ़नी पड़ेंगी। इस चीज को याद रखना, cos 120, cos 150, cos 180, sin 120, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो बेटा मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी होती है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए जान लीजिए cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, cos 0 1, cos 180 -1। फॉर्मूला लगाओ आर का, आर का फॉर्मूला लगाओगे, ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू -1। तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ये। अब देखो क्या ये फॉर्मूला भी कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है? अरे आ रहा होगा भाई, बात तो वही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, ए माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दोगे ना, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अगेन स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए माइनस बी। देखो आगे निकल कर, कितना आसान है पहचानना कि अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, तो एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस, और उनका रिजल्टेंट आपके सामने आ जाएगा। याद रखिए बेटा, अगेन सारी चीजें हैं वैसी। पिछले में क्या हो रहा था, ऐड हो रहे थे दोनों वेक्टर्स, इसमें क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगेन ये बिल्कुल उसी तरह से है बेटा, उसी तरह से आपके लिए जिस तरह से एक ढाबे वाले के लिए प्री कुक्ड फूड होता है। ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर ने मांगा खाना, कुछ खाना पहले से तैयार था, थोड़ा सा उसने बनाया, कस्टमर को दे दिया, कस्टमर खुश हो गया। वही चीज आपके पास है। जब भी आप कंपटीशन में जाओगे, इतना टाइम नहीं होगा बेटा सारी चीज आप सॉल्व करो, ये सारी चीज थोड़ी सॉल्व करोगे।
ये आपको याद होना है कि वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए एक वेक्टर आपके सामने ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, मान लो दोनों फोर्सेज आपके सामने, ठीक है। ये फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का है और ये वाला फोर्स कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का, ठीक है। ध्यान से देखो, एक आदमी इधर खींच रहा है आपको 10 न्यूटन के फोर्स है, एक आदमी इधर से खींच रहा है आपको 5 न्यूटन के फोर्स है, कौन सा आदमी खींच लेगा आपको, 10 वाला खींच लेगा ना अपनी तरफ, खींचेगा नहीं खींचेगा, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है आप पे। तो रिजल्टेंट डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाला आदमी आपको खींच लेगा, किस फोर्स के साथ खींचेगा, 5 न्यूटन फोर्स के साथ खींच लेगा। तो दोनों का रिजल्टेंट निकल कर आ गया नहीं आ गया बेटा, बताओ, अरे बोलो भाई, पक्की बात है, ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा केस है अपोजिट डायरेक्शन वाला, इसको भी चाहो तो नोट कर लो, जब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं तीसरा केस करवा रहा हूँ आपको, जो लास्ट केस है बेटा, ठीक है ना, तीसरा केस। ये सब केसेस जो होते हैं बेटा कॉम्पिटिशन लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, इनका आपके एकेडमिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो खास तौर से जो कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं वो इनको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। नॉर्मल वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी कॉम्पिटिशन तो देना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा केस हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, तीसरा केस बनता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब वो ये देखो बेटा, स्मार्ट बोर्ड होता तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कोई नहीं, वो भी आ जाएगा अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो, ठीक है। जोक्स अपार्ट, काम पर आते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसमें आर वेक्टर जो होगा वो ये होगा कुछ आर वेक्टर, ठीक है ना, ये तो रिजल्टेंट होगा। देखो दो वेक्टर है, ठीक है, देखो ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, और डायगोनल भी कौन सा, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से रिजल्टेंट स्टार्ट होगा, बस इतना याद रखिए। तो यहीं से आर को बना दो आप डायगोनली, आर वेक्टर हो गया यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस, सॉरी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू तो बेटा मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी को पता होगी, जो कि होती है जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो। देखो ये कॉस में और साइन में बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉस 90 साइन 90 ये बच्चों को याद नहीं होता, सिंपल याद रखो साइन 91 कॉस 90 जीरो, साइन 91 कॉस 90 जीरो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये जो कॉस 90 है आपका ये तो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और जीरो की 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी जीरो है। कहने का मकसद ये पूरा का पूरा टर्म आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। बचा क्या आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? अरे सिंपल सी बात है, आंखें मीच के याद रखना है कि अगर दो वेक्टर आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप निकालोगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है? पक्की बात, इसमें तो कुछ है नहीं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल दो। मान लो दो फोर्स हैं परपेंडिकुलर, एक ऐसे, तो रिजल्टेंट निकल आएगा। अब जरा ध्यान करो, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, दिया था नहीं दिया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या था आपका, ये आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ये क्या लगा हुआ है बेटा आपका ब्लॉक, ब्लॉक पर एक फोर्स ये लग रहा है, मान लो ये फोर्स आपका लग रहा है कितने न्यूटन का, लेट से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स यहाँ लग रहा था, लेट से कितने न्यूटन का फोर्स है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है। अब इस चीज को याद रखना, देखो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरी इस चीज पर, तो देखो 4 न्यूटन वाले फोर्स का एरो मैंने बड़ा बनाया है, 3 न्यूटन वाले फोर्स का एरो मैंने छोटा बनाया है। अगेन मैंने बताया था ना, लेंथ ऑफ द एरो क्या बताएगी आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब लेंथ भी ज्यादा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ भी कम। अगर आप इस वाले वेक्टर को, इस वाले एरो को बड़ा बनाओगे और इसको छोटा बनाओगे तो गलत हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मतलब वेक्टर का जो एरो है उसकी लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो देखो ये दो फोर्स है बेटा, अब अगेन वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो 4 न्यूटन का हो गया फोर्स, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का। इस 3 वाले को ऊपर करके शिफ्ट कर दो, ये कितने न्यूटन का फोर्स हो गया बेटा, 3 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्स ऐसे ही तो लग रहे हैं बेटा। अरे अब कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, 4 को उठा के यहाँ रख दो, 3 को उठा के यहाँ रख दो, हो गए टेल टू टेल कनेक्ट। अरे होगा ही नहीं होगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर, एक यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना होगा, रूट 25, और रूट 25 का मतलब 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन। और जो डायरेक्शन होगा बेटा वो बनेगा कुछ
ऐसे ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा बेटा। बात समझ में आई? तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्लॉक है कहां पर मूव करेगा, ये ब्लॉक कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हाँ, अब समझ में आया सर, विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अगर फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी होता तो 3 + 4 ऐड होकर कितने होते? 7 न्यूटन। बट वो कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि वो तो स्केलर में इस्तेमाल होता है, वेक्टर में इस्तेमाल नहीं होता। वेक्टर में 3 + 4 ऐड होकर कितना आ रहा है? 5 न्यूटन। क्योंकि यहां पर किसका मैटर है? एंगल मैटर्स अलॉट इन वेक्टर। वेक्टर में कौन मैटर करता है बेटा? एंगल वेक्टर। वो सॉरी, वेक्टर में कौन मैटर करता है? एंगल वेक्टर करता है, कि दोनों के दोनों वेक्टर्स किस एंगल पर हैं। बात समझ में आ रही है? और वो चीज आपको देखो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जा रही है। मैं समझता हूं इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और है कि जो रिजल्टेंट बनाया सर आपने, थोड़ा सा 4 की तरफ को बनाया है। वो इस वजह से बनाया बेटा क्योंकि जो वेक्टर बड़ा होता है, रिजल्टेंट हल्का सा उसकी तरफ को टिल्ट होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा। एग्जैक्टली बीच में जब आता है जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं आपके। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स अलग हैं, 4 ज्यादा है, तो आर जो है हल्का सा 4 की तरफ को आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो वेक्टर्स में जो है बेटा एडिशन अलग तरह से होता है, और स्केलर में एडिशन अलग तरह से होता है। स्केलर से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पर जो वेक्टर है बेटा, उसमें मेन चीज जो मैटर करती है वो होता है आपका एंगल, कि किस एंगल पर दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके अलाइन है बेटा। क्लियर है? तो आई होप बेटा यहाँ पर जो है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर का जो भी कंसेप्ट है, जो जो केसेस बन सकते थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और उसके बावजूद भी बेटा अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी। आप कमेंट करिए बेटा, ठीक है ना। मैं अपनी ईमेल आईडी या अपना व्हाट्सएप अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से मुझे रीच करिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग सबसे पहली चीज तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको वो समझाऊंगा। न्यूमेरिकल से कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा आपका। प्लस उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है, होता भी है या नहीं भी होता, और अगर होता है तो क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतनी काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, अपना प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे या गुड नाइट। थैंक यू सो मच।